डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल असाइनमेंट क्या है, इनिशियलाइजेशन क्या है, इसको कैसे इनिशियलाइज कराएंगे, इसको कैसे वैल्यू असाइन कराएंगे, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। अच्छा जी, इन ऑर्डर टू स्टोर अ वैल्यू इन अ वेरिएबल एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट मस्ट बी यूज्ड। जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो किसी भी प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम डिक्लेयर करने के बाद आप उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हो, और जिस तरीके से आप उसको वैल्यू असाइन करते हो, जिस स्टेटमेंट के थ्रू आप वैल्यू असाइन करते हो, उसको कहा जाता है असाइनमेंट स्टेटमेंट। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज द इक्वल साइन। वैल्यू असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज किया जाता है दैट इज इक्वल साइन। इक्वल साइन के थ्रू आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। The operand on the left side of the assignment operator, यानी कि इक्वल साइन ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेंड होता है मस्ट बी अ वेरिएबल नेम। तो जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टू नंबर्स को, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 एंड नंबर 2 को आपने डिफरेंट वैल्यूज असाइन की थी। नंबर 1 इज इक्वल टू आई थिंक 45 था, नंबर 2 इज इक्वल टू सपोज हमने 75 लिया, ठीक है। तो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे क्या था, नंबर 1 या फिर नंबर 2। नंबर 1 एंड नंबर 2 क्या था, ये वेरिएबल नेम। वहां पे आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी एक्स वाई, कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो क्या होता है वैल्यू असाइन करने के लिए कि उसके लेफ्ट साइड पे एक आप वेरिएबल लेते हो, वेरिएबल नेम शो करते हो, देन फिर आप असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल साइन, देन उसके बाद वैल्यू। तो ये पूरी की पूरी जो एक स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। The operand on the right side must be either a literal or expression that evaluates to a type that is compatible with the type of the variable. अब इसमें वो ये बता रहा है कि आप जब एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर देते हो, वेरिएबल नेम के बाद आप असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि आप इक्वल साइन लिखते हो, देन उसके बाद आप जो भी वैल्यू असाइन करते हो उसकी राइट साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल साइन के राइट साइड पे आप जो भी वैल्यू असाइन करते हो, वो आप उसके लिए जो डाटा टाइप आप यूज करते हो, वो आप देखते हो कि वेरिएबल आपने किस टाइप का डिक्लेयर किया। उस वेरिएबल के डाटा टाइप के हिसाब से ही आप उसकी वैल्यू की डाटा टाइप लेते हो, यानी कि उसी टाइप की आप वैल्यू असाइन करते हो किसी भी वेरिएबल को जो उस वेरिएबल की डाटा टाइप होती है। इसको फर्दर मैं आपको आगे जाके इमेज और डायग्राम के थ्रू इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी आप यहाँ पे ये देखें, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करवाया जाता है। When the variables in the example above are declared, they have an undetermined value until they are assigned a value. आप नीचे देखें, एग्जाम्पल पे आ जाएं। For example, to declare a variable of type int। अब यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में डाटा टाइप का जिक्र किया, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। For example, to declare a variable of type int called x and initialize it to a value of 0 from the same command of the same moment it is declared, we can write। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। x यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल है। उस वेरिएबल से पहले यहाँ पे इंट लिखा है। इंट क्या है, इंट डाटा टाइप। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में कि इंटीजर जो डाटा टाइप है उसको जब आप प्रोग्राम में डिफाइन करते हो तो आप पूरा इंटीजर नहीं लिखते, आप प्रोग्राम के अंदर जस्ट इंट के थ्रू उसको डिफाइन कर देते हो उसकी डाटा टाइप। यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल आपने लिया है, उस एक्स वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो क्या है, वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। एक्स की डाटा टाइप आपने उसके साथ स्पेसिफाई कर दी है, फिक्स कर दी है।
कि इस वेरिएबल की वेरिएबल एक्स की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर होगी। अब उसने एक्स को क्या किया है, इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, उसके बाद उसने एक सेकंड मेथड बताया है इनिशियलाइजेशन का, अ सेकंड मेथड नॉन एज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन introduced by the C++ language and closes the initial value between parentheses। सेकंड मेथड में वो क्या बता रहा है कि उसने जस्ट पैरेंथेसिस का यूज किया है, उसमें उसने वैसे ही वेरिएबल के साथ, वेरिएबल नेम के साथ उसकी डाटा टाइप को पहले मेंशन किया है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और फिर उसकी जो वैल्यू उसने ली है उसको उसने वैल्यू को पैरेंथेसिस के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। जब आप कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट। डिक्लेरेशन में क्या होता है, जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि आपने जब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एक एग्जांपल नंबर 1 एंड नंबर 2, उसके अंदर हमने टू डिफरेंट वैल्यूज ली थी, देन उनको सम करवाया था। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला काम क्या था, उसमें सबसे पहला काम था कि हमने टू वेरिएबल्स लिए थे, नंबर 1 के नाम से और नंबर 2 के नाम से हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए। तो डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेरेशन ये प्रोसेस है जिसमें कि आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हो। डिक्लेरेशन की डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, रजिस्टर्स अ वेरिएबल इन द कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोप। यानी कि आप स्टार्टिंग में जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, प्रोसेस करने से पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा देते हो, उनके नेम्स डिक्लेयर करवा देते हो। अब नेक्स्ट आगे जाके जब आप प्रोसेस करोगे तो आप इन वेरिएबल्स के ऊपर काम करोगे, जो भी वैल्यूज आपने लेनी है, असाइन करनी है, जो भी काम करना है उसके लिए आप इन वेरिएबल्स को यूज करोगे। वो आप स्टार्टिंग पे ही वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर करवा देते हो। उसके बाद इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है, एलोकेट्स मेमोरी फॉर द वेरिएबल, यानी वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या किया जाता है, असाइन अ स्पेसिफाइड वैल्यू टू द वेरिएबल। असाइनमेंट जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में, कि असाइन करते हैं आप एक मखसूस वैल्यू, स्पेसिफाइड वैल्यू टू द वेरिएबल। वेरिएबल को आप कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हो, और जब आप वैल्यू असाइन करते हो तो उसके साथ आप उसकी डाटा टाइप को सामने रखते हुए, डाटा टाइप को मद्देनजर रखते हुए उस हिसाब से आप वैल्यू उसको असाइन करते हो। पहले आप देखते हो वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, उसकी डाटा टाइप के हिसाब से आप उसको उसकी रेंज के अंदर रहते हुए उसकी डाटा टाइप को आप देखते हुए फिर आप उसको वैल्यू असाइन करते हैं। अब आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं इंट ए, इसमें ए क्या है, वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले आपने डिक्लेयर करवा दिया, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन में सबसे पहले आपने डिक्लेयर करवाया है वेरिएबल को, कि आपने वेरिएबल जो लिया है उसका नेम क्या है, वेरिएबल नेम क्या है ए, और साथ ही उसकी डाटा टाइप भी डिफाइन कर दी कि जो वेरिएबल आपने लिया है वो इंट टाइप का है, इंटीजर टाइप का डाटा, इंट ए, और सेमीकोलन के साथ इसको एंड कर दिया। उसके बाद जी इनिशियलाइजेशन, यानी कि जब आपने उसको इनिशियलाइज करवाया है तो 5 से उसकी वैल्यू स्टार्ट होने जा रही है, a इज इक्वल टू 5। अब उसने नेक्स्ट में क्या किया है, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके लिख दिया है, इंट a इज इक्वल टू 5। फर्स्ट में क्या था, इंट a, अब नेक्स्ट उसने क्या किया है, इंट a इज इक्वल टू 5, यानी कि इसमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों काम हो रहे हैं। इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी,
अब यहाँ पे ए क्या है, ए वेरिएबल है, इंट टाइप का वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, इसमें डिक्लेरेशन प्रोसेस है। देन उसके बाद आपने जो ए वेरिएबल था उसको आपने 10 वैल्यू असाइन कर दी। अब आप ये देखो कि आपने ए इज इक्वल टू 10 किया है, आप 10.5 कर सकते थे, इसको नहीं कर सकते थे आप 10.5। आपने ए को जो वैल्यू असाइन करनी है वो होल नंबर में ही करनी है, क्योंकि ए वेरिएबल जो है उसको आपने डिक्लेयर किया है एज एन इंटीजर। ए क्या है, वो इंटीजर लेना है आपने। इसमें इंटीजर में मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है विदाउट डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, यानी आप इंटीजर में डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन वाली न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ले सकते। तो यहाँ ए में आपने जो वैल्यू ए को असाइन की है वो 10 की है, क्योंकि ए जो है ये इंटीजर टाइप का, इसको आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। सपोज जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो गेम से पहले उसके रूल्स स्टार्टिंग में ही आप डिफाइन कर देते हो, डिक्लेयर कर देते हो, एलानिया तौर पर बता देते हो कि इस गेम के अंदर ये रूल चलेंगे, ये वाले रूल अप्लाई किए जाएंगे, ये वाले नहीं किए जाएंगे। इसी तरह प्रोग्राम में जब आप स्टार्ट पे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ साथ वेरिएबल का नेम शो करने के साथ साथ आप उसकी डाटा टाइप भी शुरू में ही डिफाइन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपने वेरिएबल नेम के साथ उसकी टाइप को भी डिक्लेयर कर दिया। तो अब जब यहाँ पे आप उसको वैल्यू असाइन करोगे, ये क्या है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें जब आपने ए को वैल्यू असाइन की तो आपने उसकी डाटा टाइप को सामने रखते हुए उसको वैल्यू असाइन की, यानी कि इंटीजर टाइप की ही डाटा वैल्यू आप उसको असाइन करोगे। आप उसको पॉइंट या फ्रैक्शन या कोई करेक्टर की डाटा टाइप नहीं उसको असाइन कर सकते, कोई इस तरह का डाटा आप उसको असाइन नहीं कर सकते जो करेक्टर के या डबल के कमरे में आता हो। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 10। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले क्या था, इंट ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10। अब इसका जो ये वाला पार्ट है इंट ए, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। जो आपने स्टार्ट में उसको डिक्लेयर करवा दिया था कि ये वेरिएबल नेम है, ए नाम का वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाया और ए वेरिएबल की डाटा टाइप आपने इंट डिक्लेयर करवा दी थी स्टार्ट में, और साथ में फिर आपने नेक्स्ट में उसको वैल्यू असाइन की है जी 10। अब ये जो इतना हिस्सा है दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट, कि आपने वेरिएबल को यहाँ पे आप वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 10, ये क्या है, इनिशियलाइजेशन, यानी कि यहाँ से अब आप इसको फर्दर प्रोसेस को इनिशियलाइज करोगे, या यहाँ से आप प्रोसेस को स्टार्ट करने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। अच्छा जी, अब उसी स्टेटमेंट को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है इस फिगर के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्टेटमेंट को, इंट एज इज इक्वल टू 20। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज है, पहले हमने ए लिया था वेरिएबल नेम, अब यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, एज। एज क्या है, दैट इज वेरिएबल नेम। एज की डाटा टाइप क्या है, इंट। आपने कभी नोट किया कि आपकी एज या तो होगी 3 ईयर, 4 ईयर, 11 के होंगे आप, या 12 के, कभी हो सकता है 12.5 या इस तरह, नहीं, आप एज को पूरा ही इसको राउंड करके फिर डिफाइन करते हो। तो आपने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है कि अगर आप एज नाम का जो वेरिएबल लोगे उसके साथ उसके डाटा टाइप को आपने इंट में डिफाइन कर दिया है कि वो इंटीजर होगी डाटा टाइप। इंट क्या है, यहाँ पे डाटा टाइप है, एज वेरिएबल नेम है, फिर उसको वैल्यू असाइन की है दैट इज 20। अब आप नीचे देख सकते हो ये जो 20 है
ये क्या कहाँ पे चला जाएगा कि 28 वैल्यू जो है न्यूमेरिक वैल्यू ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? रिजर्व मेमोरी फॉर वेरिएबल। आपने जो वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होगी? उस वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल की वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी। उसके लिए उसको मेमोरी एलोकेट की जाती है वेरिएबल को, जहाँ पे वो अपनी वैल्यू को स्टोर करवाता है। तो ये वो स्पेस है या ये वो जगह है जो कि रिजर्व की गई है। मेमोरी ये रिजर्व की गई है किसके लिए? वेरिएबल के लिए, रैम के अंदर, जहाँ पे जाके उस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि आप यूज करते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। जब आप डिफरेंट काइंड के टास्क परफॉर्म करवाते हो तो उसमें आप इन डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हो। ये सारे ऑपरेटर्स वो हैं जो आप ऑलरेडी मैथ्स में यूज कर चुके हो, आप सब लोग फेमिलियर हो इन ऑपरेटर्स के साथ। ऑब्वियसली जो प्लस का सिंबल है या जो प्लस ऑपरेटर है ये सम के लिए यूज किया जाता है, टू न्यूमेरिक वैल्यूज को सम करवाने के लिए। सब्ट्रैक्शन का जो साइन है दैट इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन, आप माइनस करने के लिए ये माइनस का साइन यूज करते हो। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसी तरह से डिवीजन के लिए एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज आपने यहाँ पे आई एक वेरिएबल लिया था, तो आपने टू नंबर्स को जब प्लस करवाया, 3+1, 3+1 4, 4 कहाँ पे जाके स्टोर होगा? 4 की वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी? आई के अंदर। इसी तरह से जब आपने 3 और 1 को माइनस करना है तो आपके पास माइनस करने से जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पे स्टोर होगी? आई के अंदर। ये कुछ सिंपल से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, फेमिलियर हैं इनसे। ये सारे ऑपरेटर्स आप प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज करते हो डिफरेंट टास्क और डिफरेंट काइंड के प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट ये कमेंट्स के हवाले से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक बताया था कमेंट्स के बारे में कि आप यूज करते हो कुछ इस तरह से, स्लैश यूज करते हो कमेंट्स के लिए। कमेंट्स आर फॉर द रीडर नॉट द कंपाइलर। कमेंट्स जो हैं ये रीडर के लिए होते हैं। मेन प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे भी कमेंट्स को ऐड किया जाता है वो प्रोग्राम के किसी ना किसी हिस्से को, प्रोग्राम के किसी ना किसी सेगमेंट को इलेबोरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जस्ट ओनली फॉर यूजर्स, ताकि देखने वाला उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ सके कि इस हिस्से में या इस प्रोग्राम के इस पार्ट में आप क्या फंक्शन, क्या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो कमेंट्स के अंदर आप लिखते हो। उसका प्रोग्राम के साथ एज सच कोई लिंक या रिलेशन नहीं होता। अच्छा जी, अब कमेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट देना है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर अगर आप सपोज आप डिक्लेयर करवा रहे हो इंट ए, ठीक है, आप सेमीकोलन लगाओगे, उसके बाद आपने अगर कमेंट देना है तो डबल स्लैश के साथ आप क्या लिखोगे? वहां पे आप कमेंट में बता सकते हो कि यहाँ पे आपने ए डिक्लेयर किया है जिसका कि डाटा टाइप होगा इंटीजर। वो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो अपनी मर्जी चाहो तो। उसके लिए आप ये वाला, ये वाली स्लैश यूज करोगे। किसके लिए? सिंगल लाइन के लिए, अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट राइट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा है दिस इज आ C++ प्रोग्राम, इट प्रिंट्स द सेंटेंस। अच्छा, फिर नेक्स्ट लाइन पे उसने फिर कमेंट लिखा है वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। जब भी आपने सिंगल लाइन का कमेंट देना है तो फिर आप ये वाले सिंबल यूज करोगे। लेकिन अगर आपने मल्टी लाइन की कमेंट देना है, सपोज आप जो कमेंट लिख रहे हो वो 2 लाइन पे कंसिस्ट कर रहा है या 3 और 4 लाइंस का कमेंट है, मतलब कि एक से ज्यादा लाइंस है उसमें,
फिर उसके लिए आप क्या करते हो, स्लैश के साथ स्टैरिक को यूज करते हो। फिर कमेंट में आप चाहे 2-3 लाइनें लिखना चाहो वो लिख सकते हो, एक पैराग्राफ लिखना चाहो वो ऐड कर सकते हो, मीन्स मोर देन 1 लाइन फिर आप लिख सकते हो, और एंड पे फिर आप स्टैरिक एंड देन ये स्लैश इस तरह से अप्लाई करते हो। अगर आपने मल्टीपल लाइन का कमेंट राइट डाउन करना है इन अ प्रोग्राम, अगर सिंगल लाइन लिखनी है देन आपको स्टैरिक साथ में लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपने मल्टीपल लाइन का कमेंट लिखना है, यानी कि कमेंट एक से ज्यादा लाइनों पर मुश्किल है, देन फिर आप उसके साथ फ्लैश के साथ आप स्टैरिक का यूज करोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इज प्रोग्राम स्टाइल एंड फॉर्म। प्रोग्राम स्टाइल एंड फॉर्म क्या होता है, हमने जब बिल्कुल इसका एक बेसिक प्रोग्राम किया था तो उसके अंदर हमने इसकी कोडिंग में इसके सिंटैक्स को देखा था कि एक प्रॉपर स्टाइल के अंदर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। कुछ स्पेशल उसके कोड वर्ड्स में जो हम यूज कर रहे थे, उसमें हमने इन्वर्टेड कोमास का यूज किया, उसमें इंसर्शन ऑपरेटर का यूज किया, उसमें हमने सेमीकोलन का यूज किया। तो ये सब का सब क्या है, ये कुछ चीजें हैं जो उसकी कोडिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग का एक स्टाइल है, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, इसको सिंटैक्स कहते हो। ये कुछ रूल्स हैं जो कि प्री डिफाइंड रूल्स हैं, जो जिनको कि आपको फॉलो करना होता है एज इट इज, अपनी मर्जी से आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये रूल्स ये क्या हैं, ये सिंटैक्स कहलाते हैं। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैज अ फंक्शन मेन। हर प्रोग्राम के अंदर उसका कोई ना कोई मेन फंक्शन होता है। इट मस्ट ऑल्सो फॉलो द सिंटैक्स रूल। और जो प्रोग्राम होता है वो सिंटैक्स रूल्स को फॉलो करता है। उसके जो कोड वर्ड्स हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सी प्लस प्लस की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, सी आउट स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको आप एंड करते हो सेमी कॉलन के साथ। जो भी आप मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखते हो सेमी कॉलन के साथ आप एंड करते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि सी आउट स्टेटमेंट में जब आप कोई भी स्टेटमेंट कोई भी लाइन अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो एज इट इज, उसके लिए फिर आप सी आउट की स्टेटमेंट में आप इंसर्शन ऑपरेटर के बाद डबल कोट्स में इन्वर्टेड कोमास के अंदर उस स्टेटमेंट को लिखते हो, तो वो स्क्रीन पर रन टाइम पे फिर एज इट इज प्रिंट हो जाती है, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। तो ये कुछ उसके सिंटैक्स के रूल्स थे जो कि आपको एज इट इज उनको फॉलो करना होता है। इट मस्ट ऑल्सो फॉलो द सिंटैक्स रूल्स, उनको आपको एज इट इज ही फॉलो करना होता है। अच्छा जी, other rules serve the purpose of giving precise meaning to the language। इसी तरह से उससे रेलिवेंट कुछ और उनके रूल्स होते हैं जिनको कि आपको एज इट इज ही फॉलो करना पड़ता है। अच्छा जी, सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ें ऐड होती हैं, वैसे उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। फर्दर देख लेते हैं। इसके अंदर इंक्लूड होती हैं फाइल्स। उसमें आप क्लास को डिफाइन करते हैं। जब हम क्लास और फंक्शन के रेलिवेंट प्रोग्राम करेंगे तो फिर हम उनके अंदर उसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्लास को डिफाइन किया जाता है, क्लास फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है, और फिर मेन फंक्शन प्रोग्राम इसमें हम बनाते हैं। मेन जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसमें होता क्या है, उसमें इंक्लूड फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स का यूज़ किया जाता है, और उसमें फिर क्लास आप क्रिएट करते हो, क्लास का नेम आप डिफाइन करते हो स्टार्टिंग में। उस क्लास के अंदर फिर आप डिफरेंट फंक्शंस को क्रिएट करते हो, उन फंक्शंस को डिफाइन करते हो। देन फिर एंड पे आप मेन फंक्शन, प्रोग्राम का मेन फंक्शन डिफाइन करते हो। देन उस मेन फंक्शन के अंदर फिर आप कॉल करते हो क्लास के फंक्शन। अच्छा जी, कमेंट्स पे दोबारा आ जाते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था जी, कमेंट्स को रिपीट कर दें। कमेंट्स आर फॉर द रीडर नॉट द कंपाइलर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कमेंट्स जो है ये प्रोग्राम में ऐड करना कंपलसरी नहीं होते। प्रोग्राम में आप फोकस करते हो कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करवाना है। आप जस्ट अगर वो ही काम उनकी उसकी स्टेटमेंट के थ्रू परफॉर्म कर लें, दैट्स इनफ। उसके अंदर ये कंपल्सरी पार्ट नहीं है कमेंट्स को ऐड करना। कमेंट्स आप वैसे ही ऐड करते हो जस्ट फॉर रीडर, ताकि कमेंट को रीड करके आप पढ़ सकते हो कि इसका ये फंक्शन है या ये
ये स्टेटमेंट ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप कोई डिवाइस लेते हो, ठीक है, सपोज आपने कोई कैमरा बाय किया, अब तो वैसे ही मोबाइल में आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो फिर आपको स्पेशल कैमरा लेने की क्या जरूरत है। तो पहले तो कैमरा स्पेशल लिए जाते थे पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए। सपोज आपने कोई कैमरा लिया है, तो उसके साथ उसकी एक बुकलेट होती है। वो बुकलेट जो है उसके अंदर कैमरा के हर पार्ट को अलहदा से एक्सप्लेन किया जाता था कि इसका जो ये पार्ट है इसका ये फंक्शन है, इसका जो ये पार्ट है इसका ये फंक्शन है। तो उसके हर छोटे से छोटे पार्ट को, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लोर या एक्सप्लेन किया जाता था उसकी बुकलेट में, ताकि यूजर को अगर किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो वो उसके मैनुअल से या बुकलेट से उस पार्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है। इसी तरह से प्रोग्राम के अंदर जो है ना, प्रोग्राम के हर पार्ट को, हर सेगमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है कमेंट्स के थ्रू, ताकि अगर कोई यूजर जिसको प्रोग्राम के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो क्या करे, वो उस कमेंट को रीड आउट करके उसको समझ सकता है कि इस स्टेटमेंट के अंदर या इस लाइन के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, या सेकंड लाइन या थर्ड लाइन या फला लाइन के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। उसी लाइन के साथ या उसके नीचे आप कमेंट्स का जो ये सिंबल है डबल स्लैश, इसके साथ हम कमेंट लिख सकते हैं, ताकि कोई भी यूजर अगर उस प्रोग्राम को देखे तो वो उसको कमेंट को रीड करके उसके उस हिस्से को अंडरस्टैंड कर सके। यानी कि ठीक है मैम। प्रोग्राम के डिफरेंट सेगमेंट्स को आप जी मैम, आगे एक्सप्लेन समझ कर गया। सकते हो। अगर आपका कमेंट जस्ट सिंगल लाइन का कमेंट अगर आपने राइट डाउन करना है तो उसके लिए ये सिर्फ आप डबल स्लैश यूज करोगे। अगर आपका कमेंट सिर्फ एक लाइन का है, अगर आपका कमेंट एक से ज्यादा लाइन पर कंसिस्ट कर रहा है, मीन्स 2 लाइन में है, 3 लाइन में है, या एक पैराग्राफ है, अगर आपका कमेंट एक लाइन से ज्यादा बड़ा है, देन फिर आप मल्टीपल लाइंस के लिए ये वाला सिंबल यूज करोगे, स्लैश एंड स्टैरिक, देन उसको फिर एंड करोगे स्टैरिक एंड स्लैश के साथ। तो इसके अंदर जस्ट यही बताया गया था कि सिंगल लाइन के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करोगे कमेंट के लिए, और मल्टीपल लाइन के लिए कौन सा सिंबल यूज करोगे।